अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, दिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ंदानी साथ फ़ातिमा नियाज़ी, किस्त नंबर 21। नावल शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट में आप लोगों के रिक्वेस्ट मिलते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उन राइटर्स से आपने जो टॉपिक्स बताते हैं, उस हवाले से उनसे लिखवा लिया करें। रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइटर से। तो लेट्स सी इंशाल्लाह उस पर भी फिर काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन अनकरीब मैं एक फ़ोर्स्ड मैरिज वाला जो है वो नावल स्टार्ट करने वाली हूँ। बल्कि एक नहीं मेरा ख़्याल में मैं 2 करूँगी, 2 से 3 शायद कर दूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैं ये जो लिस्ट अभी चल रही है, जो ऑनगोइंग है और राइटर्स हमें लिख-लिख के दे रही हैं, तो अब तक जितनी मेरे पास इनकी एपिसोड्स आ चुकी हैं, वो हम लोग इनको मुकम्मल कर लें और फिर आगे चल देंगे। तो इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन हो जाएगा। तो चलिए जी नावल स्टार्ट करते हैं। किस्त नंबर 21। शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क, जो कभी कदीम तर्ज की वसी गलियों और खूबसूरत इमारतों का मरकज़ था, जहाँ ज़िंदगी अपने तर्ज पर रवां थी और लोग खुलकर मुस्कुराते थे, जहाँ हर आँख में ज़िंदगी की रमक और जीने की उमंग ज़िंदा थी। पर आज के दमिश्क में जगह-जगह ज़हर-आलूद सांस चैन लेने के छीन लेने के वाले अनासिर, टूटी-फूटी इमारतें, सते हुए चेहरे, थकी हुई आँखें, टूटे हुए दिल और झुके हुए कांधे दिखाई देते थे। मासूम आँखों में ख्वाबों के नाम पर अमन की भूख थी और टूटे हुए दिल किसी तौर बेखौफी और अमन की रोशनी से रोशन सुबह के मुंतज़िर थे। ये एक तंग सी इमारत के ज़ेरे ज़मीन वीरान तहखाने का मंज़र था। वहाँ 6 से 8 जवान बैठे दिखाई दे रहे थे। दरमियान में लैपटॉप रखा था। सब वो कानों में जदीद किस्म के आलात लगाए हुए थे। दफ़्तन लैपटॉप पर कॉल आने लगी। अब्दुल ने बिन मुफ्ताह को कॉल यस करने का इशारा किया। बिन मुफ्ताह ने राब्ता बहाल करते साथियों को खामोश रहने का इशारा किया। असल बैतुल कुद्दूस, उसने एहतराम से कहा, कैसे हो तुम सब? शेर की मशीनी आवाज़ इनकी समात में गूंजी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये सब एक ज़बान होकर बोले। इनकी तमाम हिस्से इस पर समात बनी शेर की तरफ से आने वाले संदेशे पर थी। वो शिद्दत से मज़ीद अहकामात के मुंतज़िर थे। कुछ दिन पहले तक मेरे इरादे कुछ और थे, लेकिन अब मैं तुम सबसे एक इंतहाई ज़रूरी और अहम सवाल करना चाहता हूँ। क्या मैं इस ऑपरेशन को हेड करने दमिश्क आऊँ? शेर की मशीनी लहरों में लिपटी बदली हुई आवाज़ इन सबके कानों में गूंजी। शेर का लहजा तफक्कर की गहरी परछाइयों में उलझा था। ये एक हकीकत खुली थी कि वो अपने हर मुजाहिद के दिल से फ़िक्र करता था। शेर की बात पर इन सब ने मुतसब्सिब अंदाज़ में एक दूसरे की जानिब देखा, लेकिन कभी भी कुछ भी कहने से गुरेज़ किया। शेर इनकी खामोशी को खुद ही कोई मायने देता कंघारा। ये एक इंतहाई अहम ऑपरेशन है दोस्तों। हमने इस मौका का बेसब्री से इंतज़ार किया है। तुम लोग पिछले कई महीनों से इस जंग-ज़दा इलाके में इन लम्हात के मुंतज़िर थे। मैं लम्हाती गलती की भी इजाज़त नहीं दूँगा। हमें हर सूरत कामयाब होना है। दूसरी कोई सूरत नहीं है। शेर की आवाज़ में मज़बूती और लहजे में गहरा अज़्म था। जैसे वह इन सबको इस मौके की अहमियत और संगीनी बावर करवाना चाहता हो। अब्दुल ने गहरी सांस भरते नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कोई फैसला करते किसी नतीजे पर आ पहुंचा हो। वो इस टीम का कैप्टन था। शेर ने ऑपरेशन की जिम्मेदारी इसे सौंपी थी। वो जानता था शेर क्या था, कौन था। वो यूं शेर को यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। शेर ने एक एक पल की कमांड उनके हवाले की थी। मजीद आगे जो करना था उसे, वो उसकी टीम को खुद करना था। अचानक ही गहरे अज़्म ने उसकी ज़ात का अहाता किया। हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे कमांडर, हम हार नहीं मानेंगे। हम आपको मायूस नहीं करेंगे। आप वहीं रहकर हमें कमांड करें और फिर हम पर भरोसा रखें। अब्दुल ने पुरजोशी से कहा। बाकी सब ने भी तायद में गर्दन हिलाई। इंशाल्लाह। बिन मुफ्ताह ने भी जेर लब कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अब्दुल। 2 दिन बाद मिलर फॉस्टर जंगज़दा इलाकों का दौरा करेगी। इसकी सिक्योरिटी का तुम लोगों को अंदाज़ा है। बैकअप प्लान 1 नहीं 4 हैं। लेकिन इसके बावजूद मरकज़ी प्लान पर डटे रहने की आखिरी हद तक कोशिश करनी है। शेर ने पुरजोश अंदाज में हदायत दी। इसके लहजे में एतमाद और इत्मीनान था। जी कमांडर, अब्दुल ने फौरन जवाब दिया। सब कुछ तैयार है? सारे रास्ते, सारे ठिकाने? शेर ने सवाल किया। जी कमांडर, अब्दुल ने फिर एहतराम से जवाब दिया। मैं कल फिर राब्ता करूंगा। तुम सबको अल्लाह की अमान में दिया। हमारा मददगार हो अल्लाह। शेर ने नरमी से कहा। आमीन।
अल्लाह अकबर! वो सब यकज़बान होकर बोले। अगले लम्हे राब्ता मनक़ता हो गया। वाशिंगटन में शाम अपना मुकम्मल हुस्न समेटे उतरने की तैयारी कर रही थी। दरख्तों पर हल्की सफ़ेदी पड़ी हुई थी। सड़क किनारे कुछ शहरी अपने पालतू जानवरों को टहला रहे थे। मेन स्ट्रीट के छोटे-बड़े कैफ़े और रेस्टोरेंटों पर मामूल के ग्राहक आते-जाते दिखाई दे रहे थे। वाशिंगटन के पोश इलाके में वाक़ इस आर्ट गैलरी के आस-पास अमूमन इतनी चहल-पहल नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज मामला मुख्तलिफ था। आस-पास कई गाड़ियाँ थीं, मीडिया मौजूद था। आर्ट गैलरी के अहाते में चहल-पहल अपने अरूज पर थी। ज़िंदगी के हर शोबे से मुंसलिक लोग वहाँ मौजूद थे। मीडिया का एग्ज़िबिशन हॉल में दाखिला महदूद था। फ़कत चंद सहाफ़ी ही अंदर जा सकते हैं। लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी की इजाज़त किसी को नहीं थी। गैलरी की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में जन्नत मौजूद थी। इसके हल्के भूरे बाल जो कल तक कमर से नीचे तक की लंबाई पर थे, आज शानों से ज़रा नीचे थे। उसने नया हेयर कट करवाया था और वो इस पर जच भी रहा था। उसके जिस्म पर इस वक्त गहरे सब्ज रंग की चुस्त मैक्सी थी जो टखनों से नीचे आती थी। मैक्सी से इसका शफाफ गर्दन और कंधे ज़ाहिर थे। एक सफ़ेद मोतियों की लड़ी थी जो इसके सीने से लेकर कंधों के गिर्द लिपटी हुई थी। शायद ये इसकी मैक्सी का डिज़ाइन था। गर्दन में एक तंग सा सफ़ेद चोकरनुमा हार था। कानों में मोटे मोती जैसे टॉप्स थे। उसने आज भी अपना पसंदीदा कोरियन तर्ज का मेकअप कर रखा था। वो सांस रोक देने की हद तक हसीन दिखाई दे रही थी। उसने शीशे में नजर आते अपने अक्स पर एक तायराना निगाह डाली और मुस्कुराते हुए मेज पर रखा ब्रेसलेट उठाया और हाथ सामने खड़ी वर्कर की जानिब बढ़ाया। मिस्टर हसाम कहाँ हैं? सुबह से नजर नहीं आए। जन्नत ने सवाल किया। आम सा लहजा था। उन्होंने कहा है कि वो कुछ दफ्तरी मामलात में मसरूफ हैं। सारे इंतजामात मिस्टर माइकल देखेंगे। अमरीकी नकोश की मालिका आर्ट गैलरी की वर्कर ने एहतराम से कहा। क्या वो यहाँ नहीं है? ये जन्नत के चौंकने का मकाम था। जन्नत के किसी भी हवाले से जुड़ी किसी भी काम की निगरानी वो खुद करता था। सारे मामलात खुद तय किया करता था। लम्हा ब लम्हा साथ मौजूद रहा करता था। आज के तमाम मामलात अगर मैनेजर माइकल के ज़िम्मे था, तो ये उसके लिए लाज़मन अचंभे की बात थी। जन्नत ने अपना फ़ोन उठाकर हसाम का नंबर मिलाया। पहली घंटी बगैर जवाब के तमाम हो गई। जन्नत लम्हा भर को कुछ सोचने लगी। दूसरी दफ़ा फ़ोन मिलाए या ना मिलाए, ऐसा पहली बार हुआ था कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। जन्नत का फ़ोन वो अगले 1 सेकंड में उठा लिया करता था। शायद ज़्यादा मसरूफ़ है। जन्नत बुड़बुड़ाई, लेकिन अगले ही पल नफ़ी में गर्दन हिलाते दोबारा फ़ोन मिलाया। अब के फ़ोन उठा लिया गया। जी मिस जन्नत। अंदाज़ नरम था, लेकिन लहजे को वो कोई नाम ना दे बस सकी थी। कहाँ हैं आप? सुबह से मुझे नज़र नहीं आए। एग्ज़िबिशन शुरू होने वाली है। जन्नत ने कहा। माफ़ कीजिएगा लेकिन मेरा शामिल होना मैं आपकी शिरकत के बगैर हाल में कदम नहीं रखूँगी मिस्टर हसाम। 15 मिनट में आप यहाँ मौजूद होंगी या इस नुमाइश को मनसूख कर दिया जाएगा। जन्नत ने ठंडे लहजे में ठहर-ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की और फ़ोन बंद करके वर्कर को पकड़ा दिया। डू नॉट रिसीव एनी कॉल फ्रॉम हसाम। श्योर मैम। वर्कर ने एहतराम से कहते फ़ोन अपने पास महफूज कर लिया। जन्नत अपनी मैक्सी संभालती बाहर की जानिब बढ़ गई। उसका रुख कैफ़े की जानिब था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी कॉफ़ी ख़त्म होने से कब्ल वो यहाँ मौजूद होगा। जन्नत के यकीन को हकीकत में बदलते सिर्फ़ 12 मिनट लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपका ख़ास इवेंट किसी तौर पर बर्बाद हो। मुझे आना पड़ा। जन्नत ने गर्दन घुमाकर उसकी जानब देखा ही था जब हसाम के अल्फाज टूटने लगे। वो एकदम ठिठका। वो मैक्सी संभालती कुर्सी से उठ खड़ी हुई। हसाम की निगाहें बेख्तियार इसके वजूद से लिपटती इसके चेहरे पर आ ठहरी थी। होंठ नीमवा हुए। उसने गहरी सांस भरते फौरन खुद को संभाला और बमुश्किल मुस्कुराकर निगाहें फेर लीं। मुझे मालूम था आप ज़रूर आएंगी। जन्नत मुस्कुरा दी। आप रेडी हो जाएं, मैं वेट कर रही हूँ। जन्नत ने उसकी जानिब देखा। वो पिस्ताई रंग की शर्ट पहन रखी थी, जिसकी आस्तीन इसने मोड़ रखी थी। बाल सलीके से बने हुए थे। चेहरे के नक्श खामोश और आंखें सुर्ख थीं। ज़्यादा मसरूफ थे? जन्नत ने उसके चेहरे पर निगाह डालते सवाल किया। कुछ पेपर वर्क था बस। उसने अपना सुरमई लॉन्ग कोट उठाया और उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। उसको देखना कठिन था, ना देखना आखिरी हद तक सब्र आज़मा। कितना कुछ चंद घंटों में बदल गया था। उसकी ख्वाहिश दम तोड़ गई थी। उसकी उम्मीदें ज़मीन बोस हो चुकी थी। दिल खामोश हो गया था। रूह बुरी तरह झुलस रही थी और ये झुलस अब हमेशा के लिए कायम रहने वाली थी। वो जानता था।
मैं थोड़ी मुश्किल का शिकार हूँ भाई, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको और बाबा को इस बार मायूस नहीं करूंगा। एक नर्म और धीमी आवाज उसकी समाज में उतरी। हसाम की आंखें सुर्ख पड़ने लगी। तकलीफ का एक शदीद एहसास सीने में उठता महसूस हुआ। उसने बेख्तियार निगाहें उठाकर सामने खड़ी जन्नत को देखा। जन्नत के चेहरे और आंखों को देखती इस एक पल को उलझी। आप ठीक है? वो बेख्तियार पूछ बैठी। जी। आप इंतजार करें, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो कहकर तेजी से पलट गया। जन्नत उलझन अमेज अंदाज में उसकी पुश्त को घूरती रह गई। शारजा में दिन का आगाज हो चुका था। सुबह के 9 बज चुके थे। मौसम की खनकी में कुछ कमी वाक़या हुई थी। आसमान पर स्याह बादलों का कब्जा था। शेर अपने अपार्टमेंट में मौजूद था। अपने कमरे के वस्त में रखे किंग साइज पलंग पर औंधे मुंह पड़ा सो रहा था। पलंग से जरा फासले पर डैनियल बैठा ऊँघ रहा था। सफेद कॉटन की शर्ट पर सुरमई कोट पहने टांग पर टांग चढ़ाए वो पिछले सवा घंटे से उसके जागने का इंतजार कर रहा था। करीब ही स्याह नाइट गाउन पड़ा हुआ था। दफतन अलार्म बजने लगा। डैनियल ने सुख की सांस खारिज की और सीधा हुआ। शेर के वजूद में जुम्बिश हुई। वो करवट लेता सीधा हुआ। सीने पर बना टैटू वाजे हुआ। दरमियान में पेंडेंट का निशान छुप सा गया था। उसने दोनों हाथ भूरे बालों में फंसाते जरा सी गर्दन उठाकर दाएं जानब देखा। अलार्म बजकर खामोश हो गया था। डैनियल ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। गुड मॉर्निंग मास्टर। अपनी जगह से उठकर उसने शेर के पलंग का रुख किया और गाउन उसकी जानिब बढ़ाया। गुड मॉर्निंग। शेर ने गाउन पकड़कर पहना और पट्टी बांधे बगैर पलंग से उतरते चप्पल पैरों में अड़से। चेरी, मिंट, चॉकलेट? डैनियल ने सवाल किया। चीज क्रंच। शेर ने अंगड़ाई लेते बाहर नजर आते मंजर को निगाहों में कैद करने की कोशिश की और चंद कदम चलकर आगे आया। आसमान को देखता रहा, फिर सर झटक दिया। मीटिंग कब है? शेर ने कहकर सवाल किया। 12 बजे मास्टर, डैनियल ने इतला दी। शेर ने सरखम देते उसकी जानिब देखा और हाथ के इशारे से उसे जाने का हुक्म दिया। डैनियल सर हिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया। शेर ने उसके पीछे कमरे का दरवाजा लॉक किया और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। वापस निकला तो हाथ में 3 ब्रीफकेस थे। उसने ब्रीफकेस मेज पर रखे और ग्लास वाल के पर्दे बराबर कर दिए। कमरे में अंधेरा छा गया। उसने एक नाइट बल्ब जलाते वार्डरोब का रुख किया और झुककर एक और ब्रीफकेस निकाला। 7 दर्जनों केबल थे। वो पलट कर वापस सिटिंग एरिया में चला आया। एक ब्रीफकेस में दर्जनों वायरलेस और मुख्तलिफ किस्म के फ़ोन थे। उसने बारी-बारी इनको ऑन किया। मेज़ पर वक्फे से फ़ोन इर्ताश पैदा करने लगे। उसने लैपटॉप ऑन किए और खुद गुसलखाने की जानिब बढ़ गया। ये उसकी आज की सुबह का आगाज़ था। आर्ट गैलरी की नुमाइशी हाल आर्ट की दीवानों से खचाखच भरा था। पहली नुमाइश की भरपूर कामयाबी के बाद जन्नत ने हद दर्जे तवज्जो और पज़िराई हासिल की थी। फ़कत वाशिंगटन से ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी इस नुमाइश के लिए टिकटें बुक की गई थीं। Attention please. We are requesting to our all respected guests. Please come to auditorium and have your seats. 2 दफ़ा ऐलान हुआ। लोग नुमाइशी हाल के बाएं जानब ऑडिटोरियम की जानिब बढ़ने लगे। कुछ ही मिनट बाद ऑडिटोरियम मुकम्मल तौर पर भर चुका था। लोग मुतजस्सिस इस खूबसूरत और हुनरमंद आर्टिस्ट को देखने के ख्वाहां थे। सबकी निगाहें ऑडिटोरियम के स्टेज पर थी, जहां फिलहाल सिर्फ होस्ट खड़ी दिखाई दे रही थी। आज हम और हमारी पूरी टीम आप सबके यहाँ मौजूद होने पर बेहद शुक्रगुजार है और तमाम काबिल एहतराम मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप लोग भी इस नुमाइश का हिस्सा बनने पर बेहद खुशी महसूस कर रहे होंगे। अब हम मज़ीद वक्त लगाए बगैर खुशामदीद कहना चाहेंगे हमारे आज की तकरीब के ख़ास मेहमानों को। आपकी भरपूर तालियों में कम उम्र में फ़न तख्लीक के हुनर से भरपूर, दिलों को खुश करने और आंखों को रोशन कर देने वाली फ़न की मालिका, काबिल एहतराम और नफीस खातून मोहतरमा जन्नत साहिबा। अंग्रेज़ी में पुरजोशी से कहती मेज़बान ने वक़फ़ा लिया और निगाहें स्टेज की तरफ आने वाले रास्ते पर टिका दी। ऑडिटोरियम ज़ोरदार तालियों की गूंज से थरथरा रहा था। सब मुतासिर और सताइश से भरपूर निगाहें लिए जन्नत को देख रहे थे, जो मुस्कुराते हुए सहज-सहज कर कदम भरती स्टेज पर आ रही थी। स्टेज पर रखे सोफ़ों पर जाते उसने एक बार हाज़रीन की जानिब देखते दोनों हाथ हिलाए और मुस्कुरा दी। तमाम को मेरे दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आप लोगों ने मेरे लिए और मेरी आर्ट के लिए अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात में से चंद लम्हात निकाले और ये मेरी ज़िंदगी के लिए एहसास और ये मेरे लिए किसी एहसास से कम नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया। वो ये कहकर खूबसूरती से मुस्कुरा दी और ताज़ीमी अंदाज में ज़रा सा झुकी।
और फिर अपना माइक दुरुस्त करती अपनी जगह पर जा बैठी। लोग और सहाफ़ी धड़ाधड़ उसकी तस्वीर बना रहे थे। जन्नत ने हाल में निगाह दौड़ाई। पहली सफ में ही उसे हसाम बैठा नजर आया। हसाम पर निगाह पड़ते ही वो धीमे अंदाज में मुस्कुराई, लेकिन दिल में एक परेशान कुन ख्याल ने जन्म लिया। वो हसाम के रवैये की तब्दीली को शिद्दत से महसूस कर चुकी थी। शदीद इसरार के बावजूद भी वो इसके साथ स्टेज पर बैठने पर राजी नहीं हुआ था। जन्नत ने ख्यालात को ज़हन से झटकते तवज्जो सहाफ़ियों की जानिब मबसूर की। वो सवालात करने की तैयारी में थे। जन्नत खुद को सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार कर रही थी। इसका दिल अंदर ही अंदर कुछ उलझा, कुछ डरा हुआ सा लगा था, लेकिन चेहरे पर पूरा एतमाद, मुस्कुराहट और आंखों में दिलकश सी चमक थी। शारजा के मुतवस्सित तबके के इलाके में वाक़ अपार्टमेंट में भी दिन का आगाज़ हो चुका था। हाशिर चाय का कप लिए बालकनी में खड़ा बाहर के मंजर में कुछ तलाश कर रहा था। उसकी सी आंखें किसी गहरी सोच के तलातुम में गौते खा रही थी। इसका फ़ोन बजने लगा। उसने चौंक कर पैंट की जेब में हाथ डाला। फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसने चेहरा ऊपर उठाकर गहरी सांस ली और धड़कते दिल से फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। उसके चेहरे का सारा रंग नुचड़ सा गया था। कैसे हो हाशिर? दूसरी तरफ से एक गहरी और भारी आवाज़ सुनाई दी। ठीक हूँ। लाखों अल्फाज ज़बान पर आने के लिए मचल रहे थे, लेकिन उसने फ़कत इसी पर इक्तफ़ा किया। कितना मुश्किल लम्हा था, कितने कठिन अल्फाज थे। उसकी धड़कनों की रफ्तार किसी बेलगाम घोड़े को भी मात देने को तैयार थी। कमांडर, तुबा इसी पर इसको पुकारती उसी जानिब आ रही थी जब हाशिर ने पलटे बगैर हाथ के इशारे से इसे वापस जाने का कहा। तुबा यकदम रुक गई। वो फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। तुबा की निगाह चाय के कप पर पड़ी, जो हनूस आधा भरा हुआ था। तुबा खामोशी से पलट गई। क्यों फ़ोन किया है आपने? पूरी रात मेरा फ़ोन बजता रहा, हाशिर ने रसानियत से कहा। और तुमने उठाने की ज़हमत नहीं की। दूसरी तरफ लहजे में शिकायती रंग झलका। मैं मसरूफ़ होता हूँ, हाशिर ने तल्ख़ी से कहा। वो लहजे को तल्ख़ होने से रोक नहीं पाया। इनके दरमियान खामोशी का बामायनी वक़फ़ा वारिद हुआ, जिसे तोड़ने की कोशिश दोनों जानिब से नहीं की गई। दूसरी जानिब से बाबर ख़ान खंकारा। मैं चीज़ों को दोबारा उनके मकाम पर लाना चाहता हूँ, बाबर ने हिम्मत मुजतमा करते कहा। हाशिर की भवें सिकुड़ी। तो फिर ले आए, हाशिर ने तंज़िया अंदाज में कहा। मेरा मतलब है हमारी ज़िंदगी के मामलात को सुधारना चाहता हूँ। सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहता हूँ। बाबर ने हिचकिचाते हुए कहा। एक लम्हे को हाशिर दंग रह गया। अगले ही एक पल एक ज़बरदस्त किस्म का कहकहा गूंजा। हाल में बैठे अपने-अपने लैपटॉप में मगन इन चारों ने हैरत और बेयकीनी से एक दूसरे की जानिब देखा और फिर पलटकर बालकनी के रास्ते को। मैं संजीदा हूँ, बाबर ने बेबसी से कहा। आपकी संजीदगी पर मुझे शक है। हाशिर अब के खतरनाक हद तक संजीदा था। आपको संजीदा होने की ज़रूरत नहीं। मेरा यकीन करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हाशिर ने तल्ख़ी से कहा। बाबर कुछ न बोला, सुनता रहा। बिखरी चीज़ों को समेटा जा सकता है, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, टूटे हुए रिश्ते बनाए जा सकते हैं, खोए हुए लोगों को ढूंढा जा सकता है, और जो लोग मर जाते हैं वो बस मर जाते हैं। हाशिर ने तकलीफ को काबू पाते गहरी सांस ली। सुर्ख आंखें छलकने को बेताब थीं। जो मर जाते हैं वो वापस नहीं लाए जा सकते। मेरा भाई मर चुका है, मेरी माँ का दिमाग मर चुका है, मेरे जज्बात मर चुके हैं और दुनिया के लिए आप मर चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मदफून मामलात हैं हमारे, इन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। हाशिर ने ठहर ठहर कर सर्द मोहरी से कहा। बेटा, बस मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता मैं, और मुझे फ़ोन मत किया करें। मुझे हर बार आपकी इस मौसमी तब्दीली के असरात से मुरतब होने वाले दिमागी खलल को सुनने का वक़्त नहीं होता। हाशिर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और तेज़ी से पलट गया। वो किसी की जानिब देखे बगैर जूते पहनता बाहर की जानिब बढ़ गया था। तूबा ने पलटकर फ़िक्रमंद नज़रों से इसकी पुश्त को देखा और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। अरीब ने उसे हाशिर के पीछे जाने का इशारा किया। वो ठीक से कुछ सुन नहीं सके थे, लेकिन इतना ज़रूर समझ गए थे कि आने वाली कॉल ने इनके खामोश समंदर के मानद कमांडर को बिखरे समंदर की जिंदा मिसाल कर दिया था। तोबा उठकर जा चुकी थी। इन तीनों ने खामोश निगाहों का तबादला किया और दोबारा अपने काम में लग गए। कमरे का मंजर हनूज वैसा ही था, कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही थी। दफातन उसके आम इस्तेमाल वाले लैपटॉप पर एक कार्टून जाहिर हुआ, जो हाथ में एक तोहफा पकड़े हुए था। लिटिल सरप्राइज फ्रॉम बेबी बॉय, शेर ने बड़बड़ाकर इस तोहफे पर क्लिक किया। अगले पे ही पल एक तवील आर्टिकल उसकी नज़रों के सामने आ गया।
لیکن وہ پہلی سطر جو موٹے الفاظ میں تھی شیر کا دماغ بھگ سے اڑا گئی. شیر روسیا ڈائریکٹر آف جی ایف ایس آر از شیر جیسے جیسے آرٹیکل پڑھتا گیا اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے کھلتی گئیں. اس کا ہاتھ اس کے منہ پر آ رکا. غازی یو اسٹوپڈ لٹل پپ. اس نے پیشانی کو مسلتے احمد غازی کی انتقامی کارروائی پر افسوس کرتے لیپ ٹاپ بند کر دیا. اگلے ہی پل دروازے پر دستک ہوئی. ماسٹر یور آئس کریم. ڈینیل کی آواز آئی. رکھ دو. شیر نے بیزاری سے کہا اور دوسرے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر گود میں رکھ دیا. باہر ڈینیل اپنے ساتھ ویٹر کو لے کر آیا تھا. ویٹر نے ٹرالی تھام رکھی تھی. ناشتے میں کیا لیں گے؟ ڈینیل نے سوال کیا. کچھ بھی. شیر کی آواز سے ہنوز بیزاری جھلک رہی تھی. اوکے. ڈینیل کہہ کر ویٹر کو اشارہ کرتا پلٹنے لگا. رکو. شیر کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کیا. وہ مڑا اور دوبارہ گیٹ تک آیا. ویٹر نے بھی متجسس نظروں سے سامنے لگی چھوٹی اسکرین پر ابھرتی لہروں کو دیکھا. تمہیں یاد ہے پچھلی دفعہ تمہاری دادی نے ہمیں پالک والا سوپ پلایا تھا؟ شیر کا نہ سمجھ آنے والا مزاج. جی مجھے یاد ہے، لیکن وہ پالک نہیں تھی، چقندر کے پتے تھے، اور مجھے وہ ریسیپی نہیں آتی. ڈینیل نے بےچارگی سے کہا. نیٹ پر دیکھ لو. شیر نے ناک منہ بنا کر کہا. ویٹر کبھی ڈینیل کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی اسکرین پر نظر آتی لہروں کو. وہ دادی کی اپنی ذاتی ریسیپی تھی. مجھے تو نام بھی نہیں معلوم. مجھے نہیں لگتا انٹرنیٹ پر موجود ہوگی. میں ٹرائی کرتا ہوں. اس نے تیزی سے اپنا فون نکالا اور چقندر کے پتوں کا سوپ لکھ کر سرچ کیا، لیکن ایسی کوئی ترکیب نظر نہ آئی. ایسا تو کچھ نہیں ہے انٹرنیٹ پر ماسٹر. وہ اب کے کچھ تنگی سے بولا. اور تمہاری دادی زندہ ہے؟ شیر نے اچانک ہی سوال کیا. اور سوال بھی کیا تھا؟ جی، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں میں نے کال کروں؟ میں ان سے پچھلے کئی مہینوں سے نہیں ملا اور میں اسی ڈر سے ان کی کالز پک نہیں کرتا. کیا اب اس ریسیپی کے لیے فون کرتا اچھا لگوں گا؟ وہ منمنایا. چہرے پر بیزاری اور پریشانی تھی. یا شور ڈو اٹ فار سیک آف مائی اسپیشل کریونگ موڈ. شیر کی بے نیازی عروج پر تھی. ٹو دا ہیل ود یور اسپیشل کریونگ موڈ. وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا. ویٹر دلچسپی سے ڈینیل کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا. وہ مجھے گالیاں دیں گی. وہ منمنایا. سن لینا. شیر ہنوز لاپرواہ تھا. یہ زیادتی ہے ماسٹر. وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتا احتجاج کرتا غصے سے پلٹا. ویٹر بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا. اس کا رخ لفٹ کی جانب تھا. کیا ماسٹر آپ کی فیملی سے ملے ہیں؟ ویٹر نے بے یقینی سے سوال کیا. پورے آدھے خاندان کو میری کہانی کی قصے سنا چکے ہیں. 4 بریک اپ کروا چکے ہیں. تم نے ہی سمجھا کیا رکھا ہے اس مخلوق کو. اس نے چڑچڑے انداز میں کہتے لفٹ کا بٹن پریس کیا. ایک بات پوچھو مسٹر ڈینیل. اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ماسٹر شیک کو کیسے سنبھالتا ہوں تو مت پوچھو. صرف میرے حوصلے اور ہمت کو ایک سلوٹ مار کر خاموش ہو جاؤ. وہ تپے ہوئے انداز میں بولا. ویٹر مسکراہٹ دباتا خاموش ہو گیا. دفتن ڈینیل کے کان میں لگے آلے کی بیپ بجی. کال ریسیو کرتے ہی اس نے ادب کے دائرے میں قدم رکھا. آر دے ریسیونگ گیسٹ ہیئر. اس کی سخت آواز پر ڈینیل کا سانس رکتے رکتے چل پڑا. نو ایکچولی میں درجنوں موبائل فون کے سگنلز دیکھ رہا ہوں. کیا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ شیر نے غصیلے لہجے میں سوال کیا. مس ہیزل کے مہمان ہیں شاید. رات کو آپ کے سونوں کے بعد امریکہ سے کچھ بڑے برانڈ مالکان یہاں آ کر رکے ہیں. ڈینیل نے گڑبڑا کر وضاحت دی. 1 گھنٹے کے اندر ان کو کہیں اور شفٹ کرواؤ، ورنہ میں تمہیں اوپری منزل سے ہیزل سمیت نیچے پٹخ دوں گا. اس نے ناگواری سے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا. ڈینیل نے ستے ہوئے چہرہ لیے ویٹر کی جانب دیکھا اور نفے میں گردن ہلاتے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے اپنے ذہن میں کچھ حساب کتاب کیا. میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے. وہ پریشانی سے بڑبڑایا. لفٹ کے کھلتے ہی اس نے ایک جانب دوڑ لگا دی. ویٹر بھی اپنی یونیفارم کی جیب میں ہاتھ ڈالتا باہر آیا اور ترہم امیز نگاہوں سے ڈینیل کے پشت کے دیکھ کر سر جھٹکا. یہ اس کے لیے ہمیشہ کا معمول تھا. آج کی نمائش وار آف فیئرس کا تھیم پیش کرے گی. یہ کیسے جنگ تھی اور کیسا خوف تھا جو اس اہم کردار کی زندگی پر چھایا ہوا تھا؟ اس نے اس جنگ کو کیسے لڑا؟ اس کے خوف کیا تھے؟ کیسے تھے؟ کیا وہ جیت پائی؟ جنت نے حاضرین کی جانب دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا. اس کی دھیمی اور نرم آواز نے ایک فسو کی گہری چادر میں تمام دیکھنے اور سننے والے کو لپیٹ رکھا تھا. اس کی ذات میں موجود کشش ایک مقناطیس کی مانند آس پاس بستے دلوں
बिनाई से भरपूर आँखों और हर कुव्वत समात रखने कानों को जितनी देर चाहे अपनी जानिब मतवज्जो रख सकती थी। क्या जीतना बहुत आसान था? इस जंग को लड़ते हुए उसने कैसे सांस ली? क्या सांस लेना आसान था? क्या इस जंग को लड़ते हुए इसमें जीत की उमंग थी? क्या इसमें उम्मीद थी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब मेरे पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। वो आपके धीमे अंदाज में मुस्कुराई। हसाम पहले सफ में टांग पर टांग रखे खामोशी से उसे देख रहा था। वो आपके धीमे लहजे में मुस्कुराई। उसे सुन रहा था, लेकिन वो एक अलग बात थी कि उसका कहा एक भी लफ्ज़ उसकी समात के पर्दे से होकर उसके ज़हन में आकर लग नहीं रहा था। वो उसे सुन रहा था, लेकिन समझने से कासिर था। वो अपने अंदर ही एक मुख्तलिफ जंग से नबर्द आज़मा था, जिसका ज़हन जाने कितने जहाँ की सैर पर था। फ़कत आँखें थीं, जो जंग के चेहरे, जो जन्नत के चेहरे, चमकती आँखों और हिलते लबों और कान चेहरे के एक तरफ पड़ी लटों का तवाफ़ कर रही थीं। और वो गायब दिमागी से ही सही, इसके नकूश हिफ्ज़ करने की पूरी कोशिश में था। और हर सवाल का बस एक ही जवाब है कि कुछ भी आसान नहीं था, कुछ भी आसान नहीं होता। कुछ चीज़ों को आसान करने की कोशिश करके भी हम आसान नहीं कर पाते। वो मुश्किल ही रहती हैं और कुछ लम्हे सिर्फ़ मुश्किल नहीं होते, बल्कि अपने अंदर मौत की सी गहराई रखते हैं, जिन्हें सिर्फ़ गुज़ारना नहीं होता, बल्कि इनको गुज़ारते हुए बार-बार मरना पड़ता है। माहौल का फसू बढ़ता जा रहा था। उसकी आवाज़ और लहजे की गहराई में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। मुझे नहीं मालूम यहाँ बैठा कौन-सा शख़्स कितनी बार मरकर जिया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हम में से हर शख़्स, इंसान ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार नहीं मरता। उसे मुख़्तलिफ़ अक़साम की मौत से कई बार गुज़रना पड़ता है। मैं मानती हूँ, वो मौत जहाँ पर इंसान की साँसों की डोर टूट जाती है, सबसे बदतरीन और ख़ौफ़नाक मौत होती है। लेकिन कुछ और अमवात भी होती हैं, जो इंसान को मुख़्तलिफ़ किस्म के नुकसान पहुँचाती हैं। क्या हम इस आखिरी मौत से पहले की मौत को सरवाइव कर सकते हैं? उसने ये सवाल हाज़रीन से किया था या खुद से, वो नहीं जानती थी। वो कुछ पल को रुकी, साँस बहाल की, अल्फ़ाज़ को समेटा, आँखों की सतह पर चमकती नमी को ज़बरदस्ती पीछे धकेला और मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट तो ना थी। ऑडिटोरियम में बैठा हर शख़्स एक पल को यासियत की गहरी खाई में जा गिरा और फिर वापस आया। इसकी आँखों की बढ़ती सुर्ख़ी ने सबको मौत की सी ख़ामोशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। ज़िंदगी में हमें ऐसे पल भी मिलते हैं जब हमारा दर्द हमें अंदर से फ़ना की जानिब खींच रहा होता है। जब साँस लेना भी हमारे लिए एक इम्तिहान से कम नहीं होता, लेकिन हमारे आस-पास इस दर्द को समझने वाले लोग नहीं होते। कुछ लोग बेज़ार हो जाते हैं हमारी कराहें सुनते-सुनते, कुछ को हमारी खाली आँखों के नक्शे फ़कत एक ड्रामा लगते हैं और ऐसे में हम मज़ीद टूट जाते हैं। हम में से कुछ रब से भी इतना दूर होते हैं कि ऐसे वक़्त में फिर इनकी करीब जाने की कोशिश नहीं करते। मज़ीद शिकवे करते हैं, लड़ते हैं इससे। वो उस आँखों के किनारे उँगलियों से पोंछती तल्ख़ी से मुस्कुराई। लेकिन कब तक? उसने गहरी साँस भरी। एक दिन मैंने खुद से कहा, कब तक? सिर्फ़ गिरते रहना है, डरते रहना है। किसका इंतज़ार है मुझे? कौन आकर मुझे इस तन्हाई के कुएँ से निकालेगा? और कोई क्यों आएगा? लड़की सबकी अपनी ज़िंदगियाँ हैं। वो हँस दी। उसकी हँसी में एक गहरा दुःख था, जैसे कोई अनकही सी शिकायत ने हँसी की सूरत इख्तियार कर ली हो। उसकी हँसी ने हाज़रीन के चेहरे को एक अचानक आन वारिद होने वाली नागवार मुस्कुराहटों से नवाज़ा था। माहौल में छाए फंसू में अचानक ही दरार सी पड़ी थी। उसकी हँसी ने हसाम को गहरे ख़्यालात के तूफ़ान से बाहर ला पटका। उसने बेख्तियार पहलू बदला। निगाहें जन्नत की आँखों पर पहरा देने लगी। वो फिर बोलने लगी। दुनिया में आस-पास नज़र दौड़ाएँ, तो हमें हर जगह लोग की जंग नज़र करते जो लोग जंग लड़ते नज़र आते हैं। हर शख़्स किसी न किसी मैदान में लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुरा सकते हैं, तो मैं भी मुस्कुराना चाहती थी। उसने फिर तवक़्क़ुफ़ किया, सीने में दहकती आग को कम करने की ख़ातिर एक गहरी साँस ख़ारिज की। मैंने जाने कितने अरसे बाद आईने के सामने खड़े होने का फ़ैसला किया और शीशे के सामने आते ही सबसे पहले मैं मुस्कुराई। आया मेरी मुस्कुराहट खूबसूरत भी है या नहीं? वो आपके शरारती अंदाज़ में मुस्कुराई। बेशतर हाज़रीन की आँखें नम थीं। वो आँखों में नमी और चेहरे पर धीमा तबस्सुम लिए इस लड़की को देख रहे थे जिसका लहज़ा अपने आप में जीता जागता एक अलग जहाँ था। इस पर किसी ने ताली बजाई और यकदम हाल तालियों की गूंज पैदा हो गई।
اور اگلے ہی کئی پل حال تالیوں کی گونج سے تھرتھراتا رہا۔ جنت نے تالیوں کے شور کو نہ تھمتا دیکھ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ صرف سفر کی ابتدا تھی، میرے زندگی کی طرف بڑھتے قدموں کی پہلی چھاپ۔ خیر، وہ میری بے وقوفی اور کم عقلی تھی کہ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراہٹ کی خوبصورتی جانچ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مسکراہٹ میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ مسکراہٹ ہمیں خوبصورت نہیں بناتی، خوبصورتی مسکراہٹ بناتی ہے۔ اور میں ایک عرصہ خوبصورتی کو چہروں میں ڈھونڈتی رہی، لیکن پھر ادراک ہوا کہ خوبصورتی روحوں میں قیام کرتی ہے۔ انسان روحوں سے زندہ ہوتے ہیں، اخلاق روحوں سے زندہ ہوتا ہے۔ شخصیت کا اصل چہرہ روح ہوتی ہے، ہمیں اپنی روح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ We all polish our faces. Why not souls? Let's work on it. وہ مزاحیہ انداز میں بولی۔ آڈیٹوریم میں نگاہ گھماتے مسکراتے چہروں میں ایک چہرہ تلاش تھی، لیکن وہ نہیں تھا، حسام جا چکا تھا۔ جنت کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے تعصب جھلکا۔ وہ شخص کچھ ایک گھنٹوں میں کتنا بدل سا گیا تھا، کیسی جنگ میں جا کودہ تھا۔ اپنی ذات کو ابھرنے کا ایک اور موقع دینے کی کوشش کرے، تاکہ جب زندگی کے سفر میں آخری لمحات آئیں تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تو کم از کم چند ایسے لمحے ضرور ہوں جب ہم دل سے اپنے لیے مسکرائے ہوں۔ بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے۔ کہ کسی کی زندگی میں ایسے درجن بھر بھی لمحے ہیں جب وہ اپنے لیے اپنی وجہ سے مسکرایا ہو؟ دل سے سوچیں۔ جنت نے نگاہیں حال میں دوڑائیں۔ حسام کی چھوڑی ہوئی خالی نشست نے اسے ایک پل کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، سب اپنے لیے جینا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، سب اپنے لیے جینا چاہتے ہیں، اور ٹھیک ہے، سب اپنے لیے جئیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم بھی کچھ لمحے اپنے لیے جئیں۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ سب سے بڑی بے وفائی وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس وقت وہ انسان مجھے خود غرض لگا تھا، لیکن اب میں سوچتی ہوں وہ انسان اگر اس سے خود سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنے ان تمام اقدامات پر درست تھا۔ خود سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، خود سے وفادار رہنا چاہیے، اور ویسے بھی کیا یہ ضروری نہیں؟ خیر، میں اپنی بات کا اختتام ایک خوبصورت نظم سے کرنا چاہوں گی۔ جنت نے کہتے ہوئے کھنکاری۔ Dear friend, get up and rise from your wounds. Healing is the most precious gift. You can give it to yourself. Alexandra۔ وہ خاموش ہوئی اور حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا اور اگلے کئی منٹ تک تالیوں سے گونجتا رہا۔ جنت ہاتھ ہلاتی اسٹیج سے اتر رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن ایک نرم سا تاثر چھایا ہوا تھا۔ دھند نے ہر سو پہرا دے رکھا تھا، فقط چند قدم کے فاصلے پر ہی بینائی کی گرفت تھی۔ آگے فقط دھواں دھواں سا منظر تھا۔ منظر میں موجود وہ وجود بھی اس پر دھواں دھواں چہرہ لیے سامنے کھڑے 9 سالہ حاشر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ وجود عثمان خان کا تھا جو کچھ دیر قبل ہی دفتر سے لوٹی تھی، اور آج پھر حاشر وہی سوال لبوں پر ٹکائے کھڑا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل سوال تھا۔ ذہین اور کامیاب بینکر جس کا دماغ کمپیوٹر کی رفتار سے چلتا تھا، اس سوال پر گنگ رہ جاتی تھی، خاموش، لاجواب۔ ماما، کیا آج بھی بابا نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ شیرم کہا ہے کہ وہ بھی نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ آپ کو پتا ہے میں بہت مس کر رہا تھا اسے۔ آپ نے کہا تھا آپ اسے ساتھ لے کر آئیں گی۔ حاشر نے مایوسی سے کہا۔ عثمان نے تھکن زدہ سانس خارج کی۔ اسے دن بھر کے دفتری کام اتنا نہیں تھکاتے تھے جتنی تھکن اسے گھر لوٹنے پر اس سوال اور اس سوال سے جڑی آوازیں تھکاتی تھی۔ آؤ ڈنر کریں، میں اپنی عاشی کے لیے دیکھو کیا لائی ہوں، تمہاری پسندیدہ پیسٹریز۔ اس نے ڈبہ اس کے سامنے کرتے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ چلو اندر چلیں، کتنی دفعہ کہا ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں باہر لان میں میرا انتظار مت کیا کرو۔ میں تو بابا کا انتظار کر رہا تھا، حاشر معصومیت سے بولا۔ اس میں ایک دم خاموش ہو کر بیٹے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں افسردگی اتری۔ ماما، مجھے نہیں رہنا، میں بابا کے ساتھ چلا جاتا کاش۔ حاشر نے ماں کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور لان میں رکھے پتھر پر جا بیٹھا۔ اس ماں کے دل کو دھکا سا لگا۔ ماما، مجھے بابا کے پاس بھیج دیں۔ حاشر کی آواز نے اسے پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ٹھنڈ ہے یہاں، اندر چلو حاشر، عثمان نے اب اسے ڈانٹ کر کہا تھا۔ لیو می الون ماما، جسٹ گو انسائڈ۔ حاشر نے پلتے بغیر غصے اور ناراضی سے کہا تھا۔
عثمان نے آسمان کی جانب نگاہ کرتے ایک گہری سانس لی اور آ کر اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ ناراضی اور بیزاری سے کہتا اندر کی جانب بھاگ گیا۔ دفتن حاشر کسی آہٹ پر چونکا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ماضی سے نکل کر حال میں آیا۔ ذرا سی گردن گھمائی تو ہاتھ میں کافی کی ڈسپوزیبل کپ لیے کھڑی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے ایک کپ حاشر کے برابر پڑے بڑے سے پتھر پر رکھا۔ حاشر نے کچھ کہے بغیر آس پاس نظریں گھمائی۔ دن کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان صاف تھا۔ پرندے آزادی سے آسمانوں کی سیر کر رہے تھے۔ سامنے سمندر اپنی تمام تر طاقتوں سمیت خاموش تھا، بالکل اس کی آنکھوں کی مانند۔ لکڑی سے بنی ایک موٹی اور مضبوط باڑوں پر ہاتھ رکھے اس نے باہر کی جانب لگے پودوں کو دیکھا۔ دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہیں پودوں پر ٹکی تھی۔ اگلے پل وہ جھکا اور نے ایک ننھا سا کیڑا ہتھیلی پر لیا۔ طوبا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں نرمی اور فکر مندی تھی۔ حاشر نے کافی کے کپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ بلاخر کافی دیر بعد حاشر نے ہتھیلی زمین پر رکھی۔ کیڑا سست روی سے زمین پر اتر گیا۔ حاشر خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس نے نگاہ گھما کر طوبا کی جانب دیکھا جو کافی کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ حاشر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ٹھٹکی۔ حاشر نے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ آیا کہ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے تعصب اور ترس جیسے عنصر موجود ہیں یا نہیں، لیکن ان آنکھوں میں فکر مندی، نرمی، چاہت اور احساس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حاشر نے گردن گھما لی۔ زندگی میں ایک وقت وہ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کے لیے حد سے زیادہ تڑپتے ہیں۔ حاشر کی آواز دھیمی تھی۔ طوبا چند قدم آگے آئی، اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل سے اس چیز کی تڑپ نکال دیتا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر ذرا سی گردن گھما کر طوبا کو دیکھا اور آہستگی سے مسکرایا۔ اس وقت کی تڑپ اور پھر تڑپ کا ختم ہو جانا زندگی کا حصہ ہے، لیکن تڑپ کے ختم ہو جانے کے بعد اس چیز کا سامنے آ جانا۔ حاشر ایک لمحے کو رکا، نچلا لب دانتوں میں دبا کر چھوڑا اور ایک ہاتھ سے کنپٹی مسلتا آہستگی سے ہنس دیا۔ وہ یہ وقت ہوتا ہے جب انسان خلا میں معلق ہو جاتا ہے۔ نہ نیچے جانے کی تمنا ہے، نہ اوپر جانے کی، اور خلا میں معلق ہونے کا درد اپنی جگہ، اور یہ احساس کہ ہم زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں نہ کسی کی محبت اس سوراخ کو بھر سکتی ہے، نہ کسی کی تسلی، نہ کسی کا احساس اور نہ ہی کسی کی موجودگی۔ وہ ایک پل کو رک کر مسکرایا۔ تو بس ساکت نگاہوں اور ساکت دل لیے اسے دیکھتی رہی۔ حاشر پلٹا اور چند قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ تو یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ تھے۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شکریہ۔ حاشر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ طوبا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ وہ پلکیں جھپکاتی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے تاثرات اور بے یقینی دیکھ کر حاشر نے آہستگی سے مسکرا کر سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ طوبا نے رکی ہوئی سانس بحال کی اور جھٹکے سے گردن گھما کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ہاتھ اپنے سر پر پھیرا۔ تیز قدموں سے اس کے پیچھے لپکتی وہ اس کے ہم قدم ہوئی۔ شکریہ کس بات کے لیے؟ طوبا نے لہجے پر طاری کپ کپی کو بمشکل چھپایا تھا۔ حاشر نے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالے۔ مجھے بہتر محسوس کروانے کی کوشش کے لیے، حاشر نے کہا۔ وہی پرسکون لہجہ، وہی مطمئن انداز۔ کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہنس دیا۔ طوبا یک پل کو الجھی، پھر خود ہی ہنس دی۔ شاید میں بہتر محسوس کروانے میں اچھی نہیں ہوں۔ طوبا نے جیسے اس پر اقرار جرم کیا تھا۔ حاشر نے اس کی جانب دیکھے بغیر نفی میں گردن ہلائی۔ آپ بہت اچھی ہیں اس کام میں، تو پھر آپ اتنا اچھا محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ میرے ایک پروفیسر ہیں سر عبید، وہ ایک وقت میں گھنٹوں مجھے روتا دیکھتے تھے، مجھے تسلی دیتے تھے، لیکن آخر میں انہیں کیا سننے کو ملتا تھا جانتی ہیں؟ حاشر نے اب اس کی جانب دیکھا تو باسوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ یو ہیو ویسٹڈ یور ٹائم پروفیسر، آئی ایم اسٹل ناٹ کمنگ ود یو، وہ کہہ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی جھلک رہی تھی۔ آپ پروفیسر عبید سے محبت کرتے ہیں؟ طوبا نے پوچھا۔ میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ طوبا اس کی آنکھوں میں احترام دیکھ سکتی تھی، ایک الوہی چمک۔ وہ میری زندگی میں صرف ایک استاد کبھی بھی نہیں تھے، ایک راہبر، ایک محسن سے بڑھ کر تھے۔ وہ رک گیا۔ طوبا بھی رکی، آس پاس نگاہیں دوڑائی۔ وہ بندرگاہ والے پارک سے کافی دور نکل آئے تھے۔ ایک جانب امریکی برانڈ کا کیفے تھا، دوسری جانب اونچی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ طوبا ایک پل کو چونکی۔
वो GFSR रेज़िडेंसी थी। क्या ये जी, ये वही इलाका है जो आप सोच रही हैं। हाशिर ने कहा और दाएँ जानिब बढ़ने लगा। तुब्बा ने फिर लपक कर इसके पीछे दौड़ लगाई और उसके साथ चलने लगी। कॉफ़ी लेंगी या चाय? हाशिर ने बाहर एक मेज़ मुंतखब की, जिसके आसपास रश कदरे कम था। कॉफ़ी। तुब्बा ने बैठते हुए आसपास का जायज़ा लिया और मेन्यू कार्ड उठाया। यही सारे लवाज़मात हमारे इलाके के आसपास इससे 3 गुना कम कीमत पर मिल जाएँगे। तुब्बा ने मुँह बनाकर मेन्यू कार्ड वापस रखा। हाशिर ने हाथ उठाकर वेटर को मुतवज्जो किया। इससे कबल कि वेटर मेज़ के करीब पहुंचता, एक कदरे मीठी और ताज़ा दम कर देने वाली महक इनके नथनों से टकराई। हे परीज! आवाज़ पर हाशिर ने चौंक कर गर्दन उठाई, जबकि तूबा ने नासमझी से गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था, हल्की सुनहरी आंखें और बेहद घनी पलकें, घने अब्रू जो तराशे हुए लगते थे। तूबा ने हाशिर की जानिब देखा। पहला ख्याल उसे हाशिर की गहरी निगाह आंखें देखकर इतनी ही घनी पलकों और ऐसे ही अब्रू का आया। वह बेतकल्फी से कुर्सी घसीट कर बैठ चुका था। वेटर आकर इनके पास रुका। मैं आइसक्रीम लूंगा। उसने आम से लहजे में कहते हाशिर की जानिब देखा। हाशिर ने एक तेज निगाह इस पर डाली। शेर की आंखें मुस्कुराई, शरारत से, लुत्फ से। 2 कॉफी, 2 स्ट्रॉबेरी पैनकेक, 1 आइसक्रीम, लार्ज बाउल, ब्लूबेरी क्रंच प्लीज। थैंक यू। शेर ने आपके बराह रास्त वेटर की जानिब देखा। वेटर ऑर्डर नोट करता पलट गया। I am really not sorry for spoiling your breakfast date because my presence is more important than your date. I guess I'm right, Commander Hashir. इसकी बात सुनकर तुबा की आंखें हैरत से फैली और गाल बेख्तियार सुर्ख हुए। अगले पल उसने खुद को संभालते हाशिर की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मैं मजाक के मूड में हरगिज नहीं हूँ, इसलिए खामोशी से अपनी आइसक्रीम खत्म करना और चुपचाप चले जाना, वरना मैं पब्लिक का लिहाज किए बगैर तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। हाशिम ने सर्द मोहरी से कहा, हद होती है कमांडर, क्या आप अपने मेहमानों के साथ ये सलूक करते हैं? और मेहमान भी मैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आप इस वक्त मेरी प्रॉपर्टी के दायरा कार में मौजूद हैं। शेर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कितनी घटिया किस्म की खुद पसंद और नुमाइशी हो ना तुम। हाशिर ने मुस्कुराते हुए तंज किया। तुबा न समझी से कभी शेर को तो कभी हाशिर को देख रही थी। वो दोनों बगैर रुके बगैर सोचे समझे दर पर दर पे एक दूसरे पर तंज के तीर चला रहे थे। है ना? मुझे भी यही लगता है। शेर मुस्कुराया और तुबा की जानिब देखा। बहुत खूबसूरत हैं आप। उम्मीद है आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत होगा प्यारी भाभी। शेर ने कदरे नरमी और शाइस्तगी से कहा। तुबा का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ा। वो उलझे अंदाज में हाशिर की जानिब सवालिया अंदाज में आंखें उठाए उसे देखने लगी। हाशिर ने आंख के इशारे से उसे इत्मीनान रखने का कहा। शी इज ब्लशिंग, कमांडर हाशिर। शेर शरारती अंदाज में हंसा। हाशिर शेर को घूरता सर झटक कर दूसरी जानिब देखने लगा। उसने सरसरी अंदाज में पीछे तेजी से निगाह डालकर आसपास का जायजा लिया। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम प्रीति? शेर तुबा की जानिब देखकर पूछ रहा था। कैप्टन मैरी। हाशिर ने तुबा की जबान खोलने से कब उसकी जानिब देखे बगैर कहा। कैप्टन मैरी? हिम? शेर ने आंख दबाते तुबा की जानिब देखते शरारत से जुमला मुकम्मल करते हाशिर की जानिब इशारा किया। आह, स्टॉप बीइंग क्लिंजी एंड जस्ट गो। हाशिर ने उसे घूरते हुए कहा। तूबा ने हाशिर की जानिब देखा। वो कतरे तपा हुआ नजर आ रहा था। तूबा ने उसे कभी इस तरह गुस्से और तपे हुए अंदाज में किसी से बात करते नहीं देखा था। वो पुरसकून और नर्म लहजे में बात करने का आदी था। आइसक्रीम तो आने दो, लेकिन सच कहता हूँ तुम्हारी बेकदरी आसमान को छू रही है। 10 मिनट बाद मेरी मीटिंग है। जानते हो, दुनिया के मशहूर और मारूफ कारोबारी अफराद मेरे इंतज़ार में बैठे हैं और मैं, यानी कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स, तुम्हारे सामने इस 4 सितारे वाले कैफ़े में बैठा है और तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। उसने एक ही सांस में बात ख़त्म की। तूबा ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी थी। कितना मज़ाहिया शख्स है, खुद को सोचने से बाज़ ना रख सकी। ओह! तो दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी में एक 4 सितारे वाला कैफ़े बनवाया ही क्यों है? पैनल अक़वामी लुटेरे। हाशिर ने तंज़ किया। तूबा बेख्तियार मुस्कुराई और दूसरी जानिब देखने लगी। ताकि तुम जैसे कौमी हीरोज़ जिनको इनका मुल्क इन्हें गिन-गिन के फंड्स देता है, आकर ऐसी जगहों का मज़ा ले सकें, कम कीमत पर। अमीर हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक दिल है जो गरीबों की परवाह करता है।
शेर ने हाशिर को तैश दिलाने की पूरी कोशिश की थी। सीरियसली, इट वॉज नॉट फनी एट ऑल। हाशिर सर्द मोहरी से कहकर मुस्कुराया। इसकी आंखों में ऐसे तासुरात थे जैसे कह रहा हो तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। इसी असना में वेटर ट्रॉली घसीटता मेज की जानिब आता दिखाई दिया। शेर ने गर्दन घुमाकर वेटर की जानिब देखा। Here you go, my friend. Thank you. Actually, it's getting late, so I have to go. Don't mind my any bad manners. वो माजरत ख्वाना अंदाज में वेटर से कहता खड़ा हुआ और अपनी आइसक्रीम का बाउल उठाया। फिर पलटकर हाशिर की जानिब देखा। बहुत शुक्रिया कमांडर हाशिर, तुम्हारी तरफ से इस आइसक्रीम बाउल को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। वो मुस्कुराती नजरों से इसकी जानिब देखता, हाथ पेशानी पर ले जाकर सैल्यूट करता पलट गया। हाशिर ने गर्दन उठाकर उसे जाते हुए देखा। वो दूसरे कोने वाली मेज की जानिब बढ़ रहा था। क्या ये आपका कोई पुराना दोस्त था कमांडर? तूबा ने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा। नहीं, ये हमारा मुश्तरका दुश्मन था, शेर। वो संजीदगी से बोला। क्या? तूबा की आवाज यकदम बुलंद हुई। उसने बेख्तियार खड़े होते पलटकर पीछे देखा और गर्दन आसपास घुमाई। वो इसे कोने वाली मेज पर किसी के साथ बैठा दिखाई दे रहा था। उनकी जानिब उसकी पुश्त थी। इसकी आंखें बेयकीनी और हैरत की शिद्दत से पूरी तरह फैली हुई थी। इसका हाथ इसके मुंह पर आ ठहरा था। नो वे! वो बाआवाज़ बड़बड़ाई। पुरसकून होकर बैठ जाएँ मिस तूबा। हाशिर ने सरसरी निगाह इस मेज़ पर डालते कहा। तूबा ना चाहते हुए भी बैठ गई। हाशिर ने रुमाल उठाकर गोद में रखा और छुरी कांटा संभाला। मुझे लगा वो करीबी दोस्त है आपका। तूबा हनूस बेयकीनी की दलदल में धंसी हुई थी। हाशिर ने जवाब दिए बगैर छुरी से केक को टुकड़ों में काटा और कांटे में फंसाकर मुंह में रखते दोबारा उसकी मेज की जानिब देखा। उसकी आंखों में एक पल को तैश उतरा। अगले ही पल आंखें सपाट थी। पहले 3-4 बार मिल चुके हैं ना आप इससे? जी, हाशिर ने काफी का घूंट भरकर कहा। क्या ये हमेशा ऐसे ही बात करता है? तुबा को इसके बेतकल्लुफ़ दोस्ताना अंदाज़ और मज़ाहिया तंज़ याद आए। हाँ, हाशिर ने दोबारा केक का टुकड़ा मुँह में रखा। ये बेवकूफ़ बनाने में माहिर है, इंतहा का शातिर और मक्कार इंसान, जो अपने मासूमाना और शरारती लहजे की आड़ में दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। हाशिर ने कहा। हुलिया बदलने में माहिर है। इसके हाथ पर मुझे टैटू नज़र नहीं आया, आँखें भी असली लग रही थीं। लेकिन एक पल को तूबा रुकी। उसने तसव्वुर में ही इन आँखों का स्याह होना देखा, फिर हाशिर की जानिब देखा। वो केक की जानिब मतवज्जो था। आँखें? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। क्या कमांडर हाशिर को इसकी और अपनी आँखों की 100% मुशाबहत का अंदाज़ा नहीं हुआ कभी? वो फ़कत सोच ही सकी, बोली कुछ नहीं। हैव योर ब्रेकफ़ास्ट मिस तूबा, हाशिर ने संजीदगी से कहा। वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था। तूबा ने ना चाहते हुए भी पलटकर दोबारा इस मेज़ की जानिब देखा। जासूस वो है, जासूसी करने का शौक आपको चढ़ गया है। काज़ी गस्सनफ़र ने उसकी आइसक्रीम के बाउल को देखते कहा। मैं इसके साथ बैठी औरत को देखना चाहता था। शरीर ने आइसक्रीम का चम्मच मुँह में रखते बोला। क्यों? काज़ी ने एक अब्रू उचकाते सवाल किया। बस यूँ ही देखने गया था कि हसीन है या नहीं। शेर ने आँख दबाई। तो फिर हसीन थी? काज़ी मुस्कुराया। प्यारी थी और सबसे बड़ी बात उसकी महबूबा थी। शेर ने लुत्फ़ देते कहा। 10 मिनट में आपने ये भी जान लिया? हाँ, अगर नहीं भी थी तो अनकरीब बन जाएगी। लड़की उसे चाहती है, वो भी उसके हवाले से मुहतात था। उसने मुझे उसका गलत नाम बताया। शेर बेनियाज़ी से कह रहा था। तो क्या नाम है आपकी होने वाली भाभी का? जैसे कि हम एक घर में रहते हैं ना, देवर भाभी सास-ससुर वाले ख़ानदान में, जो मुझे पता होगा। कैप्टन है वो, लेकिन मैं नाम नहीं जानता इसका। इसकी टीम में 4 से 5 लोग हैं, शायद ये लड़की भी इनमें से एक ही है। शेर ने कहा। अगर इसने दोबारा कोई मुदाखलत की? गाज़ी ने शक ज़ाहिर करते गर्दन ज़रा सी निकाल कर पीछे देखा। शेर की मुशाबहत ही वो शख्स केक खाने में मगन था। ये करेगा। शेर ने यकीन से कहा। मैं इसे हमेशा से देखना चाहता था, लेकिन ऐसे भी नहीं। डाक आई। गाज़ी ने ठंडी सांस भरी। आह! द डार्क आई। ही हैज़ अ क्लास एंड लेवल ऑफ यू नो। शेर रुका और मुस्कुराया। गाज़ी ने अब्रू उचकाए। सवालिया अंदाज था। बुलंदी, जैसे कि एक नफ़ासत है इसकी शख्सियत में, एक तिलिस्म है इसके आस-पास, ठहरा हुआ तिलिस्म। शेर की आँखें चमक रही थीं। आपको अपना भाई पसंद है?
غازی کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ اتری۔ ہاں، ظاہر ہے مجھے اس کا انداز پسند ہے، اس کی آنکھوں کی گہرائی۔ وہ اپنی ذات میں بہت گہرا ہے، اس کو جانچنا، ناپنا بڑا مشکل ہے۔ شیر پھر مسکرایا۔ دفتن شیر کا فون بجنے لگا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ اتری۔ ہیزل کی کال تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کہاں ہو تم؟ دوسری طرف لہجہ غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ آواز بلند تھی۔ فیملی ہینگ آؤٹ، شیر نے آئس کریم کا چمچ بھرتے کہا۔ غازی کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ اتری۔ پیدائشی لاوارث فیملی کے ساتھ صرف خوابوں میں ہی ہینگ آؤٹ کر سکتے ہیں، ہیزل نے پرتپش لہجے میں کہہ کر اپنے تئیں شیر کو گہرا دھچکا دیا تھا۔ اچھا، پھر میں خواب دیکھ رہا ہوں گا۔ شرم نہیں آتی سوتے ہوئے معصوم لوگوں کو فون کر کے تنگ کرتے ہوئے؟ شیر پرسکون اور مطمئن انداز میں بولا۔ آہ، تم میرے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا اختیار نہیں ہے تمہیں، سمجھ گئے؟ وہ یہیں رکیں گے۔ تم تو کیا تمہارا باپ بھی انہیں یہاں سے چیک آؤٹ نہیں کروا سکتا؟ سنا تم نے؟ ہیزل نے لفظوں کو بلا کی سختی سے اس کے منہ پہ مارا تھا۔ I can't hear you. Let's talk later. شیر کا انداز پاٹ تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بھائی، حاشر یہاں آ رہا ہے، غازی نے اچانک کہا۔ شیر نے تھوڑی پر ٹکا ماسک چہرے پر لگایا اور کرسی سے ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگا۔ غازی کی نگاہیں حاشر پر ٹکی تھیں۔ وہ ایک کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سکون سے چلتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ غازی کی آنکھوں میں نرمی کے ساتھ تجسس تھا۔ ہیلو، حاشر نے قریب آتے غازی کی جانب دیکھ کر مسکراتے کہا۔ غازی مسکرایا، خوش دلی سے، اور گردن کے اشارے سے جواب دیا۔ حاشر نے اب کی ایک گہری جتاتی سخت اور کٹیلی نگاہ شیر پر ڈالی۔ کچھ دیر پہلے تم میرے مہمان تھے، میں اپنی حدود میں قید رہا، لیکن آئندہ، وہ ایک ہاتھ میز پر رکھتا جھکا، میرے ساتھ موجود کسی بھی خاتون کے سامنے اپنی اس چنچل زبان کا حد سے زیادہ استعمال کرو گے تو وہیں زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ حاشر کا لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا۔ سیاہ گہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ شیر یکدم خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پبلک کا لحاظ کیے بغیر۔ وہ میز سے ہاتھ ہٹاتا سیدھا ہوا، لیکن نگاہ ہنوز اسی پر تھی۔ پھر فرق نہیں پڑے گا تم دنیا کے امیر ترین شخص ہو یا دنیا کے سب سے بڑے کاروباری ادارے کے مالک۔ اس نے ایک ہاتھ دوبارہ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور بت بنے غازی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ غازی اب کے مسکرا نہ سکا، فقط متاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پلکیں جھپکائے بغیر۔ Have a good breakfast date with your boyfriend. حاشر نے جتاتے انداز میں کہتے شیر کا کندھا تھپتھپایا۔ غازی اس کے الفاظ پر بدک کر سیدھا ہوا۔ Excuse me, brother. I'm not his boyfriend. He's my brother. Mind your language. غازی تب اٹھا اور احتجاجی انداز میں کہا۔ حاشر نے جاتے جاتے ایک مسکراہتی نگاہ شیر پر ڈالی۔ کیا بھابھی ناراض ہو گئی میری چنچل زبان کی وجہ سے؟ اچھا سنو، 2-3 ٹپس دیتا ہوں۔ شیر ہنس دیا۔ واٹ ایور، حاشر نے ہاتھ جھلاتے کہا اور پلٹ گیا۔ شیر کہکا لگاتے سر پیچھے کی جانب گرائے ہنستا رہا۔ حاشر نے اس کی ہنسی پر طنزیہ انداز میں گردن جھٹکی تھی۔ غازی سرخ چہرہ غصیلی آنکھیں لیے بیٹھا شیر کو دیکھتا رہا۔ اس احمر کو تو میں سیدھا کروں گا۔ آپ نے ابھی تک وہ آرٹیکل ہٹوایا کیوں نہیں ہے انٹرنیٹ سے؟ غازی نے میز پر غصے سے ہاتھ مارتے سوال کیا۔ ہٹوا دوں گا، اس چھوٹے کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ شیر نے ہنسی پر قابو پاتے سیدھا ہوا اور گردن گھما کر اس طرف دیکھا جہاں حاشر گیا تھا۔ واشنگٹن کی آرٹ گیلری کا منظر تھا۔ جنت مینیجر مسٹر مائیکل اور مس فلپ کے ساتھ ہال کا دورہ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک گہری خاموشی کی لپیٹ میں تھی۔ نگاہیں آس پاس دنگ اور محویت سے پینٹنگز کو تکتے لوگوں پر تھی۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرا دی۔ اس کی نگاہ پہلی پینٹنگ پہ گئی۔ وہ کچھ پل اس کو دیکھتی رہی۔ اس میں ایک لڑکی دکھائی دے رہی تھی، سیالی باز زیب تن کی۔ لمبے بالوں والی لڑکی کا چہرہ عیاں نہیں تھا، لیکن خوبصورت سفید ہاتھ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھوں کی پشت پر ابھری ہوئی سرخ و سبز رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ نازک سے پیر تیرنے کی کوشش میں ہلکان تھے۔ لڑکی کا سر اوپر کی جانب اٹھا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک پرتشو وسیع کمرہ جو چھت تک پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پینٹنگ کے نیچے ڈارک سی لکھا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتی آگے بڑھی۔ تبھی ایک نوجوان سیاہ فام اس کے قریب آ رکا اور مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔
जन्नत भी मुस्कुराई। क्या आप मेरे साथ एक तस्वीर लेना पसंद करेंगी? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी स्केच बुक पर ऑटोग्राफ दें। वो इंतहाई अदब से बोला। वो एक तरास कद लड़का था, घुंघराले बाल और दिलकश मुस्कुराहट का मालिक। जन्नत ने इस बात में गर्दन हिलाते नोटबुक पकड़ी पकड़ी। लड़की ने पुरजोशी से उसकी जानिब देखते पेन उसे पकड़ाया। आप बहुत खूबसूरत हैं, वो मुतासिर अंदाज में बोला। जन्नत ने कुछ न कहा, फ़कत मुस्कुराते हुए उसकी स्केच बुक पर ऑटोग्राफ दे रही थी। उसने ऑटोग्राफ देते स्केच बुक वापस की। मैंने जितना सुना था, आप उससे कई ज़्यादा हसीन और टैलेंटेड हैं। आपका आर्ट हकीकत लगता है, जैसा कि मैं इसे छूकर उसी मंज़र में जा पहुँचूँगा। वो पुरजोशी से कहता अपना फ़ोन निकालने लगा। बहुत शुक्रिया, जन्नत ने नरमी से कहा। उसके लब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आँखें इसका साथ नहीं दे रही थीं। लड़के ने सेल्फी लेने को फ़ोन सामने की जानिब उठाया, तो मिस फ़िलिप और मिस्टर माइकल चंद कदम दूर हट गए। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस जन्नत, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूँगा। वो चमकती आँखों से मुस्कुराता खुशी से काँपते लहजे में बोला और झुककर उसे ताज़ीम पेश की। स्टे हैप्पी एंड हैव अ गुड डे, जन्नत ने नरमी से कहा और उसका कंधा थपथपाया और आगे बढ़ गई। लड़का इश्तियाक भरी नज़रों से स्केचबुक को देख रहा था। जन्नत सीधे पर हाथ बांधे आगे बढ़ती दूसरी पेंटिंग के करीब रुकी। हर पेंटिंग के आसपास दो-दो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, जो लोगों को पेंटिंग की तस्वीर बनाने से रोक रहे थे। पेंटिंग के पास खड़े दीगर लोग जन्नत को इतना करीब खड़ा देखकर मुख्तलिफ तासुरात का इजहार कर रहे थे। कुछ पुरजोश थे, तो कुछ उसकी खूबसूरती पर असर पुरअसर शख्सियत से मुतासिर, कुछ की निगाहें हनूस पेंटिंग पे थी। ये भी एक सच था कि इस तरह उसकी बनाई पेंटिंग्स में भी एक अजीब सी कशिश थी, जिससे फौरन तवज्जो हटा लेना आसान नहीं था। इसकी बनाई पेंटिंग अपने साथ बांध लेती थी। जन्नत ने सबकी जानिब मुस्कुराकर देखा और पेंटिंग को देखने लगी। उस पेंटिंग के नीचे स्याह रंग से डेप्थ ऑफ डेथ लिखा था। पेंटिंग में स्याह गहरी रात को दर्दनाक अंदाज में ज़ेर मंज़र लाया गया था। आसमान में गहरी स्याही, मगर जगह-जगह चंद बादल भी थे। पस मंज़र में एक जंगल था। सड़क खामोश और सुनसान थी। सड़क के बीच एक औरत औंधे मुँह गिरी हुई दिखाई दे रही थी, जिसका सफ़ेद लिबास खून से सुर्ख था। खून लकीरों की सूरत में बहता हुआ कुछ फासले पर खड़ी नौउम्र लड़की के पास जा रहा था और वो खौफज़दा सी दोनों हाथ आँखों पर रखे पीछे की जानिब हटना चाह रही थी, लेकिन इसके कदम जहाँ थे, उसके पीछे फ़कत स्याही थी, जो एक दायरे की सूरत में सब कुछ निगलने की दर पर थी। जैसे कोई गहरा स्याह तूफ़ान था, जो इस लड़की को इसके खौफ समेत किसी दूसरे जहां में लेकर जाने को तैयार था। आई एम हॉरिफिकली स्टन्ड। एक गहरी खाई से आती आवाज़ ने जन्नत को इस पेंटिंग के असर से खींचकर बाहर निकाला। उसने आँखों की जलन पर काबू पाया और सामने की जानिब देखते आगे बढ़ी। फिलिप और माइकल इसके पीछे लपके। आप दोनों को यूँ मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं। मैं कुछ देर में हॉल से चली जाऊँगी। जन्नत ने इन दोनों की जानिब देखते ठहरे हुए लहजे में कहा। मिस्टर हसाम का ऑर्डर है, फिलिप ने माज़रत ख़्वाहाना अंदाज़ में कहा। जन्नत ने खफकी से फिलिप की जानिब देखा, लेकिन कुछ भी कहने से गुरेज़ किया। मैंने तुमसे मेरे लिए एक पर्सनल मैनेजर या असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक काबिल-ए-एतमाद शख्स अपॉइंट करने का कहा था। जन्नत को अचानक याद आया, कल मैंने इसके लिए एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया है। दरअसल मेरी एक हाई स्कूल की दोस्त है जो इस फील्ड से। जन्नत चलते-चलते तीसरी पेंटिंग के करीब रुकी और गर्दन घुमाकर एक संजीदा निगाह फिलिप पर डाली। फिलिप यकदम खामोश हुई। कल जब इंटरव्यूज़ होंगे तो मैं अपनी मयार के बुनियाद पर असिस्टेंट का इंतखाब कर लूँगी। अगर तुम्हारी दोस्त मेरे मयार पर उतरती होगी, तो इसका इंतखाब कर लिया जाएगा। जन्नत ने संजीदगी से कहा और पेंटिंग की जानिब देखने लगी। फिलिप शर्मिंदा सी खड़ी रह गई थी। द अफ्रेड वन, गहरी दिलचस्पी से भरपूर, गहरी और धीमी आवाज़ ने जन्नत को एक पल के लिए साथत किया। उसने गर्दन घुमाकर बाएं जानब देखा। सब्ज चमकती आंखें सिल्वर गोल्डन फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से झांक रही थीं। सफेद कॉटन की शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले हुए थे। पिस्ताई रंग की कार्गो पहने पैर सफेद जूतों में मकीन थे। कैसी हैं आप? उसने हाथ में पकड़ा छोटे खूबसूरत जामनी फूलों का गुलदस्ता उसकी जानिब बढ़ाते कहा। जन्नत ने गुलदस्ता थामा और खूबसूरती से मुस्कुरा दी। शायद अब वो कुछ बेहतर महसूस कर पाती। ये पहला ख्याल था जो उसके जहन के किनारे पर उभर कर मादूम हुआ। मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मैं जानता था, कितनी अच्छी बात होती ना जब हम अचानक मंज़र में उतरकर किसी का दिन खूबसूरत बनाने का बाइस बन जाए। वो कहकर खूबसूरती से मुस्कुराया।
जन्नत बेइख्तियार हंस दी। आज उसके बाल जदीद अंदाज में बने हुए थे। गहरे स्याह और सफ़ेद धारियों वाली जैकेट उसने अपने कांधे पर टांग रखी थी। लाओ, अपनी जैकेट दे दो, मैं स्टिंग रूम में रखवा देती हूँ सेटिंग रूम में रखवा देती हूँ। जन्नत ने जैकेट को यूं टंगा देखकर कहा। छोड़े ना, क्यों मेरा नया फैशन खराब करवाना चाह रही हैं? जेलस हो रही हैं इस अभी से। कहीं लोग आपको छोड़कर इस हैंडसम लड़के की जानिब ना मुतवज्जो हो जाए। शरारत से कहकर उसने अपना रुख मोड़ा। जन्नत ने हंसते हुए सर झटका और पलट कर फिलिप और माइकल को जाने का इशारा किया। वो दोनों एक पल को हिचकिचाए और मुतजस्सिस निगाहें अहमर पर डालते मुतजब्जिब अंदाज में पलट गए। जन्नत ने अहमर की जानिब देखा। वो गहरी तवज्जो से पेंटिंग की जानिब देख रहा था। जन्नत की निगाह इसके कान की जानिब देखा, जहां एक स्याह ईयरबड लगा था। कान में एक नन्हा सा स्याह हीरा एक सिल्वर बाली के अंदर जुड़ा हुआ था। पसंद आ रही हैं तो आप रख सकती हैं। उसकी आवाज़ पर जन्नत एकदम चौंकी। तुम्हें कैसे पता मैं क्या देख रही हूँ? $100 का ईयरबड तो इतना कीमती नहीं हो सकता ना कि मुसलसल कोई 28 सेकंड इसे ही घूरता रहे। यकीनन औरतें हीरों की जानिब इस तरह मुतवज्जो होती हैं। वैसे मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ एक स्याह नन्हा हीरा नहीं है। ये एक नायाब हीरा है, जो हर अमीर इंसान नहीं खरीद सकता। सिर्फ खुशकिस्मत लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। उसने कहकर तवक्कुफ किया, मुस्कुराती निगाहें इस पर डाली, फिर आंख दबाई। जितना भी कीमती हर चाबादाब, लेकिन आपसे ज़्यादा कीमती इस वक्त दुनिया में मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। वो इसकी जानिब देखता कह रहा था। जन्नत साकत हुई। इसका ज़ुमनी और पुरयकीन अंदाज जन्नत को ठिठकने पर मजबूर कर गया था। वो खामोशी से उसकी जानिब देखती रही। अहमद ने इसका पायलों में गिराया बायां हाथ उठाया, उलट पलट कर देखने लगा और थपथपाकर छोड़ दिया। उसके अंदाज में तेजी थी, इतनी तेजी कि जन्नत को समझ ही न समझी से अपना हाथ देखा। ये क्या था? तमाम पेंटिंग्स में नजर आने वाली लड़की अब खुद है। बस इसकी तस्दीक कर रहा था। अहमद ने बेनियाजी से कहा और चश्मा ठीक करते पैंट की जेब में हाथ अड़स लिया। आइंदा किसी चीज की तस्दीक के लिए जबान का इस्तेमाल करना, हाथ का नहीं। जन्नत ने उसे घूरा। दैट्स नथिंग। अपनी खफ्त छुपाने के लिए बेबुनियाद एतराज ना उठाएं। आप मेरा लम्स महसूस भी नहीं कर पाई हैं कि आपको बुरा लगता। वो मुंह बनाकर बोला। जन्नत ने हैरत ज़दा अंदाज में उसकी जानिब देखा। वो अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पर फखरी अंदाज में मुस्कुराया। आप जब मजबूत और निडर बनने पर आती हैं तो कमाल कर देती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा एक बोसीदा पुल की मानंद है, जो किसी वक्त आपको आपके पूरे कद समेत अंदर लड़खड़ाने की कोशिश करता है। जानती हैं, ये वो वक्त है जब कोई भी इंसान आपकी इस डगमगाहट का फ़ायदा उठा सकता है, जैसे कि कुछ पल पहले मैंने उठाया। लेकिन मेरा इरादा आपकी ज़ातियात को खोजकर इससे फ़ायदा उठाना हरगिज़ नहीं है। उसने पुरयकीन अंदाज में गर्दन नफ़ी में हिलाई। इसकी खूबसूरत आंखों में कई तासुरात उभर कर मालूम हुए थे। जन्नत के लिए आसपास का सारा मंजर पस मंजर की सूरत इख्तियार कर गया था। फ़कत अहमद और उसकी आवाज़ थी। मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूँ। अहमद ने अपना एक हाथ उठाया और ऊंचाई तक लाया। जन्नत की निगाह उसके हाथ पर गई। और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बाकी तमाम लोगों को यहाँ। इसका दूसरा हाथ उसके पेट तक था। मेरी ज़िंदगी से जुड़े बाकी लोग? वो बड़बड़ाई। उलझन-अमीज़ अंदाज़ और मुतजस्सिस निगाहें अहमद पर थीं। Obviously, all the selfish people with thousands of dedicated international interests. जन्नत हनूस टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। आपको इस सालों से चलती चक्की में बगैर किसी वजह के, बगैर किसी फ़ायदे और कसूर के पिसना पड़ा है। इसलिए मेरी सारी तवज्जो और सारी अच्छी तमन्नाएँ आपके साथ हैं। वो मुस्कुराया। इसकी आँखों की चमक बढ़ी। सफ़ेद छोटे-छोटे दाँत वाज़ेह हुए। आई मीन, यू आर द मेन कैरेक्टर लेडी। जस्ट गो फॉर इट ऑलरेडी। उसने दोनों हाथ फैलाकर पुरजोशी से कहा। जन्नत की आँखों की बेयकीनी बढ़ी। यकदम एक खौफ सा उतरा उसकी आँखों में। वो 2 कदम पीछे हटी। उसकी ज़ुबान तंग थी। हाउ हाउ डू यू? जन्नत का लहजा कँपा कर रह गया। उसके रोंगटे खड़े हुए और वो नफ़ी में गर्दन हिलाती पलटने लगी। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। उसने आवाज़ ज़रा बुलंद रखी। जन्नत ने गर्दन घुमाकर एक गहरालू निगाह इस पर डाली और नफ़ी में गर्दन हिलाती आगे की जानिब बढ़ गई। अहमद गाज़ी ने कंधे उचकाते आस-पास देखा। डिड आई जस्ट कट मायसेल्फ आउट? उसने खुद ही सवाल किया और फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई।
हाँ, वो सदमे में हैं, थोड़ा वक़्त देते हैं। वैसे उन्होंने मेरे लिए फूल नहीं फेंके। वो फ़ौरन मुस्कुराया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओह डैम! एकदम उसे कुछ याद आया। उसने अपना सर पकड़ लिया और अफ़सोस भरी निगाहों से इस जानिब देखा, जहाँ वो नज़रों से ओझल हुई थी। कम से कम एक सेल्फ़ी तो ले लेता। मैं अब शेर को क्या अपना सिर्फ़ मुँह दिखाऊँगा? वो खफ़गी से बड़बड़ाया और अपना फ़ोन निकालते ही एकदम मुस्कुराया। उसके तासुरात, उसका अंदाज़, उसका मज़ाज बदलने में लम्हे में भी वक़्त कम लगता था। आह! लेट मी सी। कान के लोगों को खुजाते उसने अपना गुलाबी माइल लब दाँतों में दबा। आई एम सॉरी ब्रो। एक कमीनी सी शरारती हँसी उसके चेहरे पर ज़ाहिर हुई। इसका लिखा आर्टिकल हनूज़ कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पर मौजूद था। उसने चश्मे के फ्रेम पर लगा बटन दबाकर कैमरा ऑफ किया और कंधे से जैकेट हटाकर पहनने लगा। लेट्स मीट लेटर मिस फेवरेट। धीमे अंदाज में बड़बड़ाते हुए एक जानिब बढ़ गया। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। सूरज आसमान पर पूरे आबोताब से चमक रहा था। फिजा में खुश्क हवाएं चल रही थीं। शारजा की मसरूफ सड़कों पर पैदल चलता वो आसपास का जायजा ले रहा था। सर पर स्याह कैप, चेहरे पर मास्क, हाथ पैंट की जेबों में अड़से हुए थे। कान में लगे स्याह ईयरबड्स में इर्ताश पैदा हुआ। शेर ने बटन दबाते कॉल रिसीव की। बोलो डैनी। शेर की आवाज़ धीमी और लहजा बेन्यास था। कॉन्फ्रेंस रूम में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अभी तक अपार्टमेंट से नहीं निकले? कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। आधे घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं। शेर ने कहकर राब्ता मनक़ता कर दिया। जेब में हाथ डालकर दूसरा फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। हेलो, इट्स मी फ्रॉम दमिश्क। दमिश्क से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम असदुल बैतुल मुक़द्दस है। गौर से सुनो। दोबारा नहीं दूँगा, दोहराऊँगा। असदुल बैतुल मुक़द्दस। उसने तवक्कुफ़ किया। हू आर यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। अपनी मदद करो। अमन की सफ़ीरा, लेडी मिलर फॉस्टर। 2 आँखों, क़ुव्वत समात से भरपूर, 2 कानों, 1 नाक, 1 ज़बान। वो हँसा। प्लीज़ डोंट वेस्ट आवर लिसन टू यू अमेरिकन पिग। शेर घुराया। 2 हाथ, 2 टाँगों समेत। बिल्कुल हिफ़ाज़त से हमारी मेहमान नवाज़ी में है। बस यही कहना था। मेरी अगली कॉल का इंतज़ार मत करना। सिर्फ़ अपने सीनियर्स को मेरी कॉल की इत्तला दे दो। कहना, बैतुल मुक़द्दस के शेर ने राब्ता किया था। शेर ने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया और अगले ही पल फ़ोन से सिम निकालकर 2 टुकड़ों में तक़सीम करके एक तरफ उछाल दी। अब वो नाक की सीध में चल रहा था।